रोशन कुमार। मैं रवि रोशन कुमार आज फिर 6:30 बजे शाम में ये क्लासेज फिर से कंटिन्यू हो रही है। इस लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए रवि सर ने एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट के तरफ से ये क्लासेज पुनः स्टार्ट हो रही है, यानी अगला क्लासेज आज मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि संसाधन किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, भूगोल क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर संसाधन के और प्रकार। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, उपयोगिता के आधार पे कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पे एक संसाधन को हम लोगों ने पढ़ लिया, वो आपका संसाधन था नवीकरणीय संसाधन। वो कौन सा संसाधन था? नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। हम लोग नवीकरणीय संसाधन, इतना तो क्लासेज हो चुका था। हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में आगे फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये चैनल है एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर, इसको देखते हुए आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे, मैं वीडियो के प्रति समर्पित रहूं। थोड़ा सा संसाधनों के अभाव में, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, तो संसाधनों के अभाव में हम अपनी पूरी एफर्ट को एक अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ की व्यवस्थाएं हैं नहीं। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट ने इस तरह का प्रोसेस को लाया है। हम लोग जैसे बता रहे हैं, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन। क्या पढ़ेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था नवीकरणीय संसाधन को। तो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो सौर ऊर्जा आता है। क्या आता है? सौर ऊर्जा आता है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत। तो हम लोग सबसे पहले सौर ऊर्जा के बारे में जानेंगे। जैसा कि नवीकरणीय संसाधन में ये भी हम लोग जान चुके हैं कि ये जो नवीकरणीय संसाधन है, इसको हम लोग समाप्त नहीं कर सकते। जब तक हमारा पृथ्वी रहेगा तब तक हमारा क्या रहेगा? नवीकरणीय संसाधन रहेगा। जैसा कि हम पृथ्वी पे सूर्य रहेगा, जब तक हमारा पृथ्वी रहेगा तब तक सूर्य रहेगा, और सूर्य के माध्यम से ही हमारा क्या रहेगा? आपका सौर ऊर्जा मिलेगा। यानी सोलर प्लेट के माध्यम से सनलाइट पे हमें एनर्जी मिलेगी, उसको हम लोग सौर ऊर्जा बोलेंगे। अगला आपका है पवन ऊर्जा। यानी जब तक पृथ्वी रहेगी और पृथ्वी जब तक रहेगी उस पर पवन रहेगा, और इस पवन को हम लोग पवन ऊर्जा के माध्यम से, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जल विद्युत कभी समाप्त नहीं होने वाला है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो समाप्त नहीं होने वाला है। तो इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगले में हम लोग पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। तो अनवीकरणीय संसाधन को हम लोग देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन को हम लोग देखेंगे। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा पुनः प्राप्त
नहीं किया जा सकता है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन, उसमें था कि हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में हम लोग पुनः इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी कारण इसको हम लोग बोल सकते हैं यह क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। यानी एक छोटी सी लैंग्वेज में इसको बोलना चाहें तो अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन को बोल सकते हैं जिसको हम लोग पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसा कि जीवाश्म, क्या है, जीवाश्म यानी जीवों के अंश से जो हमें ईंधन प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलेंगे जीवाश्म। उसके बाद कोयला होता है, कोयला को हम लोग जलाते हैं, जलाने के बाद हमें ऊष्मा मिलता है, ये जलाने के बाद ये राख में परिवर्तित हो जाता है, ये कोयला क्या हो जाता है। अब उसके बाद क्या हम लोग फिर से इसको कोयला बना सकते हैं, नहीं नहीं, हम लोग कोयला को नहीं बना सकते। उसी तरह हम लोग पेट्रोल, पेट्रोल हम लोग मोटर बाइक, मोटर कार, इन सारी चीज़ों में हम लोग पेट्रोल का यूज करते हैं। और क्या हम लोग एक बार यूज करने के बाद फिर से पेट्रोल को बना सकते हैं, तो नहीं, हम लोग बना नहीं सकते हैं। इसी कारण इसे अनवीकरणीय संसाधन माना गया है। यानी कहने का मतलब इसे फिर से बनाया नहीं जा सकता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया अनवीकरणीय संसाधन। अब बोलता है कि अनवीकरणीय संसाधन को बनाने में क्या लगता है, काफी लंबा समय लगता है। क्या लगता है, यानी इसको बनाने में काफी लंबा समय होता है, और इस संसाधन को हम लोग एक बार प्रयोग करने के बाद ये क्या हो जाता है, फिर से ये समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है अनवीकरणीय संसाधन। अब हम लोग देखते हैं आगे कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पे तो स्वामित्व बोल सकते हैं या मालिकाना हक बोल सकते हैं। तो स्वामित्व के आधार पे संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला को हम लोग बोल सकते हैं व्यक्तिगत संसाधन, दूसरे को बोल सकते हैं हम लोग सामुदायिक संसाधन, और तीसरे को हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रीय संसाधन, और चौथे को हम लोग बोल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, व्यक्तिगत संसाधन को। किसको पढ़ेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। तो बोल रहे हैं कि ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जो क्या होता है, किसी एक पर्सनल व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं भूमि का टुकड़ा, कोई भी भूमि का टुकड़ा होता है तो पर्सनल व्यक्ति का वह क्या होता है, अधिकार क्षेत्र में होता है। या निजी मकान, वो क्या होता है, वह उसके पर्सनल अधिकार क्षेत्र में होता है, पर्सनल मालिकाना होता है। वो जिसको जाना चाहता है, जिसको रखना चाहता है, जिसको आने देना चाहता है, वो उसका स्वयं का अधिकार है। उस पर दूसरे आदमी किसी तरह का कोई प्रतिबंध या किसी तरह का कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। इसी तरह का आपका है बाग बगीचा, जिसमें पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो भी क्या होता है, स्वयं का अधिकार होता है। लोग चाहे तो उसमें जाते, नहीं तो नहीं जाते हैं। उसी तरह का अन्य जमीन जायदाद जो होता है इसी के अंतर्गत आता है। अब आगे है कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, जिसके बदले में क्या होता है, हम लोग यानी व्यक्तिगत संसाधन के बदले में हम लोग क्या करते हैं, यानी वैसा संसाधन जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी सरकार को हम लोग क्या करते हैं, लगान चुकाते हैं। क्या करते हैं, सरकार को हम लोग क्या करते हैं, लगान भी चुकाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब जिस पे हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसके बदले में हमको क्या करना पड़ता है, सरकार को कुछ पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमको क्या बोलेंगे, इसको व्यक्तिगत संसाधन। और कुछ ऐसी भी भूमि है जो क्या करती है, सरकार गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को वह जमीन उपलब्ध कराती है जिससे वह कृषि कर सके, जिसपे वह अधिकार क्षेत्र हो, और लेकिन बदले में क्या करना पड़ता है, उसको लगान चुकाना पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत संसाधन।
आगे हम लोग देखते हैं सामुदायिक संसाधन। क्या देखते हैं? सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन देखते हैं क्या होता है सामुदायिक संसाधन। तो ऐसा संसाधन जिस पर हमारे समाज के सभी वर्गों के लोगों का अधिकार होता है। क्या होता है? ऐसा संसाधन जिस पर हमारे समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग फिर आगे देखते हैं कि सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। सामुदायिक संसाधन, तो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत शमशान घाट, जहां लोगों को जलाया जाता है, चाहे वह किसी भी क्या होता है, वह जाति के मानने वाले लोग होते हैं, वहां शमशान घाट पे जाते हैं। या जो गांव में तालाब होता है, वह हमारे समाज के सभी वर्गों का उस पर अधिकार होता है। गिरजाघर हो गया, मंदिर हो गया, उसमें सारे लोग जा सकते हैं। गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद परिसर हो गया, और हमारा सामुदायिक भवन, जैसा कि सामुदायिक भवन होता है, विद्यालय होता है, विद्यालय में कोई भी धर्म, कोई भी जाति और कोई भी लोग मानने वाले उसमें क्या कर सकते हैं? आ जा सकते हैं। अब बोल रहा है कि जो सामुदायिक संसाधन होते हैं उस पे हमारे समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है। क्या होता है? सामुदायिक संसाधन में जितने भी हमारे समाज के लोग होते हैं उन पे क्या होता है? अधिकार होता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है सामुदायिक संसाधन। उसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय संसाधन, जो थर्ड पॉइंट है। पहला हो गया आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हो गया आपका सामुदायिक संसाधन, और तीसरा हो गया आपका राष्ट्रीय संसाधन। तो हम लोग राष्ट्रीय संसाधन को देखते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन क्या है। तो राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब है कि ऐसा संसाधन, किसको बोलेंगे? ऐसा संसाधन जिस पर किसी भी देश या सरकार का आधिपत्य होता है, यानी जिस पर देश का, जिस पर किसका अधिकार होगा? देश का या आपका क्या होगा? सरकार का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? सरकार का आधिपत्य होगा, उसी को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसा कि खनिज तेल, जल, रेल, वन एवं जल संसाधन इत्यादि। यानी खनिज तेल जो हमारे जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो वो क्या हो गया? आपका राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। रेल जो है वो आपका राष्ट्रीय संसाधन के, और जल संसाधन, ये सब क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। तो ठीक है, हम देखते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है और जमीन के अंदर से उसे कुछ किसी चीज की प्राप्ति होती है, जैसे पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, और भी जैसे कोयले की प्राप्ति होती है, तो क्या वो उसका अधिकार हो गया? नहीं, वह किसका अधिकार होगा? वह पता लगेगा सरकार को, तो वहां पे राष्ट्र का अधिकार हो जाएगा। अब बोल रहा है कि राष्ट्र के अधिकार पे किसका अधिपत्य होगा? राष्ट्रीय संसाधनों पे किसका अधिपत्य होगा? तो राष्ट्रीय संसाधनों पे देश या सरकार का क्या होता है? अधिपत्य होता है। किसका? या तो देश का और या सरकार का। तो सरकार कहाँ होती है? देश में, राज्य में। तो अधिपत्य किसका होगा? वहां पे देश में जो भी सरकार रहेगी उसका अधिकार होगा। अब आगे आता है एक पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है। हम लोग किसके बारे में जानेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन के बारे में जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है। हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन को, ऐसा संसाधन जिस पर नियंत्रण क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संस्था की होती है। इस पर नियंत्रण किसका होता है? अंतरराष्ट्रीय संस्था की होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे
अब कौन कौन सी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो क्या है आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। राष्ट्र संघ क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था। उसी प्रकार से आपका है राष्ट्र संघ, WHO, उसके बाद है यूएनओ, यूएसए, ये क्या है आपकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय जो भी क्षेत्र होता है उस पे उनका क्या होता है, अधिकार होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अब बोल रहा है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्र तट होता है, तो बोल रहा है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर और महासागरीय संस्थानों पर किसी भी देश का अधिपत्य नहीं होता। यानी 200 किलोमीटर के बाहर जो भी क्षेत्र होता है उस पर किसका अधिकार होता है, तो उस पर किसका अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होता है। क्या होता है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होता है। किसी भी देश का उस पर क्या होता है, आधिपत्य नहीं होगा। बोला कि ऐसे संसाधनों का उपयोग हम लोग कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो ऐसे जगहों का उपयोग, ऐसे संसाधनों का उपयोग जब भी क्या होगा, अनुसंधान के लिए, शोध के लिए जब भी हमें काम करना पड़ेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से, सहमति पर हम लोग राष्ट्र के द्वारा उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पे हम लोग काम करते हैं। जब तक हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था से उस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, उससे हम पूछेंगे नहीं, जब तक हम किसी तरह का कोई उसमें, जब तक हमें सहमति नहीं मिलेगा हम उस पे काम नहीं कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि जो भारत है उसके तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी के बाद जो भी क्षेत्र आएगा, ये 200 किलोमीटर मान लीजिए कि 200 किलोमीटर हो गया, और उसके बाद जो भी क्षेत्र आएगा वो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अधिकार में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्वामित्व के आधार पे ये आपका समाप्त हो गया। स्वामित्व के आधार पे 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। थोड़ा सा हम लोग अभी स्लोली पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, रफ्तार बढ़ेगी, तो हम लोग का क्लासेज भी वैसे ही डेवलप होगा। अब हम लोग विकास के आधार पे देखेंगे। किसके आधार पे देखेंगे, तो विकास के आधार पे देखेंगे क्या होता है। विकास के आधार पे संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका संभावी संसाधन। पहला क्या है आपका संभावी संसाधन, दूसरा आपका है विकसित संसाधन, तीसरा आपका है भंडार संसाधन, और चौथा है आपका संचित कोष संसाधन। तो इन चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है आपका संभावी संसाधन, ऐसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। ये सभी जगह मौजूद नहीं होता है, किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। क्या हर जगह कोयला पाया ही जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बोल रहा है कि मौजूद होता है, उसे आने वाले समय में क्या करते हैं, उसके उपयोग में लाने की संभावना व्यक्त की जा सकती है, उसी को हम लोग बोलेंगे संभावी संसाधन। यानी आगे आने वाले समय में इसका हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे संभावी संसाधन। यानी जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे कि संभावी संसाधन में क्या क्या आता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज। यानी बोल रहा है कि हिमालय क्षेत्र में, यानी हिमालय क्षेत्र में जो हिमालय का क्षेत्र है और उसमें जो पाए जाने वाले खनिज है, तो वो क्या कहलाएगा, आपको संभाव्य संसाधन होगा। कि वहां पे संसाधन है, वहां पे क्या करेंगे, उसको खोदेंगे तो हमें खनिज प्राप्त होगा।
वैसे ही राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में भी पाए जाने वाले पवन है, पवन ऊर्जा एवं हम लोग उसका वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। यानी संभावना व्यक्त हो रही है कि हम लोग राजस्थान एवं गुजरात में क्या है, वहाँ पे पवनों का दबाव अधिक रहता है और सनलाइट क्या होता है, वहाँ पे सनलाइट का टेम्परेचर यानी सूर्य का प्रकाश अधिक होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। और जो भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पे सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये क्या है आपके, यह क्या हो गई, यह आपके संभावी संसाधन हो गए। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे विकसित संसाधन को। किसको पढ़ेंगे, विकसित संसाधन को। तो बोल रहा है कि ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम लोग सर्वेक्षणोपरांत यानी पहले सर्वेक्षण कर लेते हैं, उसकी मात्रा के गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे वैसा संसाधन जिसको हम लोग पहले से पता लगा चुके हैं और उसकी गुणवत्ता एवं बोल रहा है कि सर्वेक्षण प्रांत वहाँ पे पता लगाया जा चुका है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि विकसित संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो विकसित संसाधन के अंतर्गत आपका क्या क्या आता है। विकसित संसाधन के अंतर्गत पेट्रोल क्या होता है, पेट्रोल हमें जमीन के अंदर से मिलता है और क्या करते हैं, इसमें जो रिफाइनरी का जो खर्च होता है वह अधिक हो जाता है। जैसा कि खनिज तेल जो भी हमें जमीन के अंदर से निकालते हैं, तो जो ये रिफाइन करने का, इन्हें शुद्ध करने के बाद इस पे जो खर्च अधिक हो जाता है, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका विकसित संसाधन कहलाता है। बोले कि संसाधन के विकास तकनीक और क्या होता है, संभाव्यता के आधार पर होता है। बोला कि ऐसे संसाधन का विकास तकनीक एवं साम्य, बोला कि संभाव्यता यानी संभावना व्यक्त के आधार पर किया जाता है और निर्भर होता है। अगला है आपका भंडार संसाधन। क्या है, अगला है आपका भंडार संसाधन। यानी भंडार संसाधन ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध हो। कहाँ उपलब्ध हो, पर्यावरण में उपलब्ध हो तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो, लेकिन प्रौद्योगिकी के अभाव में, यानी शिक्षा के अभाव के आधार पे, ज्ञान के अभाव के आधार पे, वहाँ पे उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अभाव से इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे भंडार संसाधन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भंडार संसाधन। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं, देखिए पेट्रोल है लेकिन संसाधनों के अभाव। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जमीन के अंदर पेट्रोल पाया जाता है, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। इसी के कारण और भी बहुत सारे चीज हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं, बोला कि जल जिसको हम लोग बोलते हैं H2O, बोल रहा है कि ज्वलनशील गैसों का यौगिक है। यह क्या है, जल है, ज्वलनशील गैसों का यौगिक है और ऊर्जा की यह मुख्य स्रोत बन सकता है। यह क्या बन सकता है, ये जो जल है यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या है, तकनीक नहीं है। क्या है, तकनीक नहीं है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसीलिए इसे हम लोग कह सकते हैं भंडार संसाधन। उसके बाद आगे आपका आता है संचित कोष संसाधन। क्या है आपका, संचित कोष संसाधन। अब हम लोग संचित कोष संसाधन के बारे में जानेंगे। क्या है संचित कोष संसाधन, बोल रहा है कि संचित कोष संसाधन ऐसा संसाधन जो भंडार संसाधन का ही क्या है, अंश है, जिसे तकनीक के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु अभी तक इसकी शुरुआत, इसका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। उससे हम लोग क्या कहेंगे,
संचित कोष संसाधन कहेंगे। इसका उपयोग हम लोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, पूर्ति के लिए करते हैं। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ऐसा उपयोग आने वाले समय में, आने वाली अगली पीढ़ी के लिए हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अब है आगे संचित कोष। हम लोग देखते हैं जो संचित कोष संसाधन है वह क्या है, संचित कोष संसाधन भविष्य की क्या है, पूंजी है। यानी संचित करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग रुपए पैसे को बचा के रख सकते हैं तो वह भविष्य की पूंजी है, उसी तरह से हम लोग संसाधन को बचा के रखेंगे तो वह क्या है, भविष्य की पूंजी है। और ऐसे संसाधन हमें वन में और बांधों के जल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको संचित कर सकते हैं। यानी बांध के जल को हम लोग क्या करेंगे, संचित करके हम लोग इसको बना सकते हैं। वन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचाकर ऐसे संसाधनों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे जो भी है इसको हम लोग देखेंगे कि संसाधन का नियोजन कैसे कर सकते हैं, संसाधन को हम लोग कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो ये हम लोग आगे के अगले क्लास में पढ़ेंगे कि हम लोग संसाधन को कैसे बचा सकते हैं। हम आगे फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगले दिन हम लोग फिर आएंगे और पढ़ेंगे कि संसाधन को हम लोग कैसे कैसे बचा सकते हैं, संसाधन को बचाने के लिए संसाधन का विकास कैसे होगा, संसाधन को हम लोग किन किन माध्यमों से बचा सकते हैं, और संसाधन को अगर हम लोग नहीं बचा सकते हैं तो हमें क्या क्या दुष्परिणाम, क्या क्या कुप्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट देखें एक बार कमेंट करें कि सर आपने कैसे पढ़ाया, हमें किस किस चीज़ में समझने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्वेश्चन होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो ये कमेंट जरूर करें कि हमें किस तरह से, और अगर कोई भी सजेस्ट करना चाहे तो सजेस्ट कर सकता है कि सर और ऐसे हम लोग को समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे आप लोग फिर अगले क्लास में हम लोग बने रहिएगा, हम लोग फिर आएंगे इसी क्लास को लेकर। सब लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इसको, मेरा मनोबल बढ़ता रहे।